फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे सवाल ये किया गया है कि इनमें से कौन सा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होती है जिसमें बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है। दैट मोशन इज नॉन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब पहला ऑप्शन है हमारा के मोशन ऑफ ए पेंडुलम। आपने अपने टॉपिक में भी पढ़ा है फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर में, ये स्पोर्ट है। उसके बाद ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन ओ है, ये इसकी फिक्स पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन जो है, मैं अगर इसको इसकी मीन पोजीशन ओ से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाऊं और इसके बाद इसको छोड़ दूं तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी के दरमियान वाइब्रेटरी मोशन यू करनी स्टार्ट कर देता है यूएसए। और इसकी इस वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। अब दूसरे ऑप्शन कैसे रॉन्ग हैं, अब ये देखते हैं। द मोशन ऑफ सीलिंग फैन की मोशन रोटेशनल मोशन की एग्जाम्पल है। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये भी रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन में कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग मोशन करती है। बाउंसिंग बॉल ऑन ए फ्लोर, ये पीरियोडिक मोशन की एग्जाम्पल। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है, इफ द mass of the bob of a pendulum is increased by a factor of 3, अगर पेंडुलम की बॉब का मास जो है इसे आप 3 टाइम्स कर दें तो सवाल ये किया गया आपसे, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल, तो पेंडुलम मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा। यानी आपने सिंपल पेंडुलम का मास जो है 3 टाइम करने और आपसे ये सवाल किया गया है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। आपने भी टॉपिक पढ़ा है सिंपल पेंडुलम वाला, उसमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला ये दिया गया है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब टाइम पीरियड के फार्मूले में मैस कहीं भी नहीं आ रहा, यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इसके मैस पर डिपेंड ही नहीं करता। तो इसलिए आप मैस को 3 टाइम करें चाहे 4 टाइम करें, इसके टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है कि रिमेन दी सेम। यहां पर आएगा रिमेन्स दी सेम, यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके टाइम पीरियड के फार्मूले में
कहीं भी मैस यूज नहीं हो रहा। MCQs नंबर 3, which of the following devices can be used to produce both transfer and longitudinal waves? के इनमें से कौन सी डिवाइसेस ऐसी हैं कि जिनसे ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों टाइप्स की वेव प्रोड्यूस होती है? पहले बताया गया है स्ट्रिंग का पूछा गया है। स्ट्रिंग के अंदर आपकी बुक पर भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आपने एक स्ट्रिंग को स्पोर्ट से टाई किया और इसके दूसरे एंड को अपने हैंड में पकड़कर ऊपर नीचे मूव कराया, तो उसमें इस टाइप की वेव्स पैदा होती हैं। ये इनकी मीन पोजीशन है। इसमें कुछ पार्टिकल मीन पोजीशन से अबव होते हैं, वो कहलाते हैं क्रस्ट, और कुछ पार्टिकल मीन पोजीशन से बिलो होते हैं, वो कहलाते हैं ट्रफ। यानी स्ट्रिंग के अंदर जो पार्टिकल की मोशन होती है वो मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर होती है, तो इसमें ओनली ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होती है। बी ऑप्शन है रिपल टैंक। रिपल टैंक के अंदर स्ट्रेट वेव भी प्रोड्यूस होती है, सर्कुलर वेव भी प्रोड्यूस होती है। अगले हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग एक ऐसी डिवाइस है, आपकी बुक पर भी दिया हुआ है कि इसके अंदर ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों तरह की वेव प्रोड्यूस होती है। यानी आपका सी ऑप्शन सही है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसफर भी है। यानी आपकी बुक के ऊपर भी इसी के एग्जाम्पल लेके आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव दोनों का समझाया गया है। हेलिकल स्प्रिंग सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसमें बैक एंड फोर्थ मोशन होती है। ऑप्शन नंबर 4, वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेलोसिटी। ए ऑप्शन सही है, एनर्जी। आपकी बुक के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि वेव ट्रांसफर एनर्जी। पांचवा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये आपको कुछ मेथड्स के नाम दिए गए हैं और आपसे सवाल किया गया है कि इनमें किस मेथड से एनर्जी ट्रांसफर होती है। कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ऑल ऑफ दिस। आपका 9th में 9 चैप्टर्स था मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। उसमें कंडक्शन भी था, रेडिएशन भी था और वेव मोशन भी था। तो इस तरीके से इसका आंसर डी वाला करेक्ट होगा, यानी ऑल ऑफ दीज आर मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, के इन तमाम तरीकों से एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है, कंडक्शन से भी, रेडिएशन से भी और वेव मोशन से भी। ऑप्शन नंबर 6, इन ए वैक्यूम all electromagnetic waves have the same speed, frequency, amplitude, wavelength। आपका पहला ऑप्शन सही है कि वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है वो सेम होती है। ए ऑप्शन, वैक्यूम में तमाम वेव जो हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल नहीं कर सकती। और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं ये वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। तमाम की स्पीड सेम होती है। ऑप्शन नंबर 7, ए लार्ज रिपल टैंक विद ए वाइब्रेटर वर्किंग एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेस 25 complete waves, number of waves is equal to 25 in a distance of 50 सेंटीमीटर, यानी कुल स्पेस जो है वो 50 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर के अंदर आपने 25 वेव्स पैदा करनी है। टोटल स्पेस आपके पास 50 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर आपने 25 वेव्स प्रोड्यूस करनी है। तो यानी एक वेव जो है ना उसकी लेंथ यानी लैम्डा जो है, टोटल जितनी भी स्पेस आपको दी गई है उससे आप वेव की तादाद पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी आपकी एक वेव की लंबाई या लैम्डा जो है वो 2 सेंटीमीटर होगा। फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज दी हुई है, नंबर ऑफ वेव्स 25 है, टोटल स्पेस जो है जगह जो आपके पास 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर स्पेस में आपने 25 वेव प्रोड्यूस करवानी है, तो लैम्डा यानी वेव लेंथ टोटल स्पेस को आप नंबर ऑफ वेव्स पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, आपने v फाइंड करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ 30 है और लैम्डा आपका है 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी आपका ये बी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट। यानी करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा जी आपका। ऑप्शन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये आपको वेव के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और आपसे सवाल किया गया है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करता बल्कि वो इंडिपेंडेंट है। एक तो जी है स्पीड, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है एम्पलीट्यूड और एक है वेवलेंथ। आपने ये रिलेशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस रिलेशन के मुताबिक वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओनली ये ऑप्शन सी बचता है एम्पलीट्यूड का, जिसका इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर आपका आंसर क्या होगा जी? सी एम्पलीट्यूड। ये बाकी तीनों से इंडिपेंडेंट है, बाकी तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। 9 ऑप्शन, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा ऑफ ए वेव इज। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया इनमें से वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आपका बी वाला ऑप्शन है जी, जो कि करेक्ट है। यानी आपका आंसर क्या होगा? बी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है।